हेलो स्टूडेंट्स, ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का लेक्चर 1 है और इसमें हम लोग इनिशियली सीखेंगे जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग। काउंटिंग जनरली जो हम लोग आज तक यूज करते आ रहे हैं, ऑफ कोर्स यूज तो उसी का ही होने वाला है, लेकिन एक नए तरीके से काउंटिंग को कैसे यूज करते हैं वो हम इस चैप्टर में सीखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जिसमें आप लोगों की कैलकुलेशन की स्पीड के साथ साथ आपकी थिंकिंग एबिलिटी जो है बहुत डेवलप होगी। आप इस चैप्टर में जितना सीखते रहेंगे आपका ऐसा मन करेगा कि और सीखना चाहिए। इसके अंदर फॉर्मूलाज इस चैप्टर में बहुत कम है, जैसे कि आप लोगों को हमेशा फॉर्मूला से डर लगता है कि ज़्यादा फॉर्मूले वाले चैप्टर नहीं होने चाहिए, तो फॉर्मूले इस चैप्टर में बहुत ही कम है। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए कि भाई ये चैप्टर में है क्या एक्चुअली। तो इस चैप्टर की जो शुरुआत हुई थी वो एक छोटी सी कहानी के साथ हुई थी। वो कहानी मैं आप लोगों को बताता हूँ और उस कहानी का जो आंसर है वो आपको 4-5 दिन के बाद मिलेगा, 4-5 लेक्चर के बाद, एक सवाल के रूप में। तो एक ग्रैंडफादर मतलब दादाजी थे, समझो दादाजी एक, वो अपने जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, वो 6 बच्चे हैं, 6 ग्रैंड चिल्ड्रन हैं एक दादाजी के, और उनको लेकर वो एक जू में जाना चाहते हैं, एक चिड़ियाघर में जाना चाहते हैं उनको घुमाने के लिए। और एक टाइम पर वो मैक्सिमम 3 लोगों को लेके जा सकते हैं, जबकि हर बार 3 बच्चों के साथ में दादाजी को तो जाना ही है। तो सवाल ये हुआ कि दादाजी के मन में एक विचार आया, उन्होंने अपने बेटे से पूछा कि बता भाई, मेरे टोटल कितने राउंड लगेंगे और एक पर्टिकुलर बच्चे के कितने राउंड लगेंगे, जबकि जो 3 बच्चों को मैं एक साथ लेके जाता हूँ उनमें से कोई भी एक बच्चा या तीनों बच्चे सेम नहीं जाएंगे दूसरी बार में, ऐसा समझ लो। तो इस सवाल का जवाब क्या होगा? क्वेश्चन फिर सुन लो। एक ग्रैंडफादर है, उनके टोटल 6 ग्रैंड चिल्ड्रन है, ग्रैंडफादर हो गया, और इनको टेकिंग 3 एट अ टाइम, टेकिंग 3 एट अ टाइम जू में लेके जाना चाहते हैं। ठीक है, तो सवाल ये, और सेम चिल्ड्रन नहीं जाएंगे हर बार, तीनों चिल्ड्रन हर बार जो है सेम नहीं होंगे, 2 सेम हो सकते हैं, एक सेम हो सकता है, लेकिन तीनों सेम नहीं होंगे। तो सवाल उन्होंने क्या पूछा अपने बेटे से कि बता भाई, मेरा जो है मैक्सिमम कितनी विजिट लगेंगी, और दूसरा किसी एक पर्टिकुलर बच्चे की कितनी विजिट हो सकती है टोटल जू में जाने की, वो कितनी बार गया होगा। तो नहीं, ऐसा भी तो हम अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन उसको एक मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन से हम लोग कैसे करेंगे, उसके लिए आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आज से शुरुआत होगी बढ़ने की। और ऑफ कोर्स 2-3 लेक्चर के बाद हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर देने में सक्षम होंगे, और उसके बाद ये जो कोर्स है वो पूरा का पूरा डेवलप होता चला गया। ठीक है, तो चलिए कुछ शुरुआत करते हैं इसके इस स्टोरी की। मान लो कि भाई 3 रेलवे स्टेशन है, ऐसा मानते हैं हम। ठीक है, ये रेलवे स्टेशन ए, ये एक दूसरा रेलवे स्टेशन है, इसका नाम हमने बी रखा, और ये एक तीसरा रेलवे स्टेशन है जिसका नाम हमने सी रखा। रेलवे स्टेशन ए से बी पर जाने के टोटल 3 ट्रैक्स हैं, या 2 ट्रैक्स ले लेते हैं यहाँ से, मान लो यहाँ से T1 और T2, 2 ट्रैक्स के द्वारा हम ए से बी पे जा सकते हैं। और बी से सी पर जाने के टोटल 3 ट्रैक्स हैं, T3, T4 एंड T5। ठीक है, T3, T4 एंड T5। नाउ द क्वेश्चन इज, एक बंदा जो रेलवे स्टेशन ए पे खड़ा हुआ है उसको स्टेशन सी पे जाना है वाया स्टेशन बी। तो सवाल है, इन हाउ मैनी वेज ए पर्सन कैन ट्रेवल फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन सी वाया स्टेशन बी। फिर सवाल सुन लो, इन हाउ मैनी वेज, इन हाउ मैनी वेज ए पर्सन, ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन स्टेशन ए, स्टैंडिंग ऑन स्टेशन ए can travel, can travel
या कैन विजिट या कैन गो, कैन ट्रेवल टू स्टेशन सी, स्टेशन सी वाया स्टेशन बी, मतलब स्टेशन बी के होके जाना ही है उसको, स्टेशन बी के द्वारा ही होके जाएगा वो। वाया स्टेशन बी का मतलब स्टेशन बी के बी पे जाके तब सी पे जाना है। तो अगर हम इस प्रॉब्लम को एक ऑर्डिनरी वे में देखें तो आप इसका आंसर सभी लोग इजीली बता सकते हैं। ठीक है, देखो कैसे। भाई मान लो कि उसने पहले T1 को पकड़ा इधर से, T1 को, और वो बी पे पहुंच गया। अब उसके बाद वो T3 T4 T5 किसी को भी पकड़ सकते हैं। तो एक तरीका तो ये हुआ T1 T3 या T1 T4 T1 T5। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? दूसरा ऐसा हो सकता है कि वो इनिशियली T2 ट्रैक को पकड़े, सेकंड ट्रैक लिया उसने, और उसके बाद वो बी पे पहुंचा, और बी से वो कोई से भी ट्रैक ले सकता है। तो T2 T3 T2 T4 और T2 T5। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इसका मतलब हमने देखा कि टोटल 6 तरीके से इन हाउ मैनी वेज ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन स्टेशन ए कैन ट्रेवल टू स्टेशन सी वाया स्टेशन बी। तो इस सवाल का आंसर हमने इजीली कैलकुलेट करके बता दिया कि भाई इसका आंसर 6 होगा, यानी कि 6 तरीके से जा सकते हैं स्टेशन ए से स्टेशन सी पर। लेकिन अब इसका एक थोड़ा सा दूसरा एक सवाल देखते हैं। अगर बंदा जो है यहीं पर खड़ा हो, बंदा जो है वो स्टेशन बी पे है, और सवाल पूछा गया कि भाई इन हाउ मैनी वेज ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन स्टेशन बी कैन लीव द स्टेशन। कितने तरीके से एक व्यक्ति जो स्टेशन बी पर खड़ा हुआ है वो स्टेशन को छोड़ सकता है? 5 तरीके से। तो यहाँ पर आपने ऐड किया है, ध्यान देना। देखो सवाल यहाँ पर लिख सकते हैं, चलो ऐसे ही समझ में आ गया, यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज in which a person in which a person standing on station B, a person standing on station B can leave the station, can leave the station। तो इसका आंसर भी आपको इजीली समझ में आ गया, ये आंसर 5 आ रहा है। 5 क्यों आ रहा है? क्योंकि भाई उसके पास चॉइस है अभी, वो या तो इधर चला जाए या तो इधर चला जाए। अगर वो इधर जाएगा तो 2 तरीके से जा सकता है, और इधर जाएगा तो 3 तरीके से जा सकता है। तो आपने यहाँ पर ऐड किया, जबकि यहाँ पर मल्टीप्लाई हुई थी। ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसी में एक बात और ऐड करूं, ए बी सी, और फिर मैं आपको बोलूं कि अब स्थिति ये आ गई है कि ये स्टेशन ए है, ये स्टेशन बी है, ये स्टेशन सी है, और ये स्टेशन डी है, राइट? और ए बी सी डी हमने नाम रख लिए, और ए से बी पे जाने के अभी भी 2 ट्रैक हैं, बी से सी के वही 3 ट्रैक हैं, और सी से डी पे जाने के 4 ट्रैक हैं, 4 ट्रैक्स। ठीक। अब सवाल यही है कि एक बंदा जो है स्टेशन ए पे खड़ा हुआ है, और स्टेशन ए से उसे स्टेशन डी पे जाना है। ठीक है, स्टेशन ए से स्टेशन डी पे जाना है, लेकिन उसको स्टेशन बी और सी से होके जाना है, वाया स्टेशन बी एंड सी। तब इसके आंसर कितना आएगा? 24। तो मतलब अब आपने अंदाजा लगाया, 2 इंटू 3 इंटू 4 ऐसे किया सीधा सीधा। मतलब मल्टीप्लाई क्यों करना पड़ रहा है? जब एक ऐसी सिचुएशन आएगी जब हमें एक के बाद दूसरा काम करना है, और वो पहले पे डिपेंड कर रहा है, इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहा है उसके ऊपर। कैसे? देखो यहां से समझना। अब हम इसको एक फॉर्मुलेशन देने वाले हैं, एक नाम देने वाले हैं इस रूल को। ए से बी पर एक व्यक्ति 2 तरीके से जा सकता है, एंड कोरस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ दीज 2 वेज ही कैन ट्रेवल फ्रॉम बी टू सी इन 3 वेज। बात समझ में आएगी नहीं? स्टेशन ए से स्टेशन बी पर वो 2 तरीके से जा सकता है, एंड कोरस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ दीज 2 वेज स्टेशन बी से स्टेशन सी पर जाना वो 3 तरीके से जा सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज व्हेन पर्सन कैन ट्रेवल फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन सी वाया स्टेशन बी इज 2 इंटू 3, 6। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि इसमें से हर एक के कोरस्पॉन्डिंग इतना हो रहा है ना, तो या तो हम उतनी बार ऐड करें जैसे हमने यहाँ पर हिसाब किताब लगा के देख लिया। अभी आप सोचो कि अगर ये डेटा ऐसा होता कि यहाँ ए से बी पे जाने के 30 ट्रैक होते,
और यहां से यहां तक जाने के 40 ट्रैक होते, तब आप कितने करते? 30 के साथ में, फिर 40, फिर दूसरे के साथ में, फिर तीसरे के साथ में, समझ रहे हो ऐसे ही कितने पेयर्स बनते। तो उन पेयर्स से बचने के लिए आपको अभी अंडरस्टैंडिंग अगर आई हो इस क्वेश्चन को समझ के, कि हमें ध्यान क्या देना है, कि कोई दो काम करने हैं हमें। एक काम जो है मान लो m तरीके से किया जा सकता है, और दूसरा काम कोरस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ m फर्स्ट, मतलब जो कोरस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ m वेज, जो कि पहला काम किया गया था, वो दूसरा काम n तरीके से किया जा सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज उस काम को करने के m इंटू n होंगे। फिर समझो, ये a से b पे जाना एक काम है जिसे दो तरीके से किया जा सकता है, एंड कोरस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ दीज टू वेज अनदर काम, जॉब क्या है वो b से c पे जाना, वो तीन तरीके से किया जा सकता है। तो काम पूरा क्या है हुआ, a से c पे जाना वाया स्टेशन b, तो देन पूरा काम कैन बी कंप्लीटेड इन 2 into 3 वेज, यानी कि 6 वेज। आया कुछ समझ में? क्लियर है एकदम? इस सिचुएशन में, और जो यहाँ पर लिखा था, इनमें दोनों में सिचुएशन में अंतर था। जब हमारे पास चॉइस रहेगी कि हाँ या तो ये करेंगे या तो ये करेंगे, तब ऐड होगा। भाई एक बंदा जब स्टेशन बी को छोड़ेगा, तो वो या तो ए पे जाएगा तो सी पे जाएगा, तो वहां पर चॉइस थी कि या तो ये होगा या तो ये होगा, इसलिए वहां पर हमने ऐड किया। लेकिन जब एक के बाद दूसरा काम होगा, तो वहां पर मल्टीप्लाई होगा, जब काम एक साथ होगा, साइमल्टेनियस वर्क। अब अगर आपको इसी सवाल का आंसर देना होता कि मान लो ए से बी पे जाने के 30 तरीके हैं, 30 ट्रैक्स हैं, और बी से सी पे जाने के 40 ट्रैक्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच ए पर्सन कैन ट्रेवल फ्रॉम ए टू सी वाया स्टेशन बी विल बी 1200। और वो 1200 आप पेयर बना के देखते पूरा दिन लग जाता था। लेकिन अगर समझदारी बढ़ गई हो तो हम इजीली समझ गए हैं कि हाँ देखो क्यों क्यों है 1200। देखो पहले ट्रैक के कोरस्पॉन्डिंग, यानी ए से बी पे हम गए तो एक ट्रैक पकड़ा, 30 में से कोई सा भी एक ले लिया। अब जब एक से चल के बी पे पहुंच गए, तो इसके साथ 40 ऑप्शन अवेलेबल हैं, एक के साथ 40, फिर दूसरे के साथ भी 40, फिर तीसरे के साथ भी 40। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो इसलिए 30 into 40 मतलब टोटल 1200 वेज will be there in which the person can travel from A to C via station B. Is that clear? तो अब हम इसको एक मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन देते हैं, और इसको हम बोल रहे हैं जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग। हेडिंग डालिए, जनरल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, या फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग, ऐसा भी बोल सकते हैं। साथ साथ नोट करते रहना भैया, ये तो किया नहीं होगा तुम लोगों ने, खाली सुन रहे होगे, कोई बात नहीं, दोबारा लेंगे एग्जाम्पल। हाँ, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, FPC इन शॉर्ट। तो देर आर टू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, एक होता है FPM, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और एक होता है FPA, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, ये दो प्रिंसिपल होते हैं। ठीक है, अब हम पहले फर्स्ट को डिस्कस करते हैं, एफपीएम को। एफपीएम, इफ ए जॉब, इफ ए जॉब कैन बी डन, जॉब से मतलब कोई भी काम है, जैसे अभी स्टेशन ए से स्टेशन बी पे जाने वाला काम था, ठीक है ना। तो इफ ए जॉब कैन बी डन, कैन बी डन इन एम वेज, इफ ए जॉब कैन बी डन इन एम वेज, जॉब का नाम भी रख सकते हैं J1। तो इफ ए जॉब J1 कैन बी डन इन एम वेज एंड corresponding to and corresponding to each of corresponding to each of these m ways, corresponding to each of these m ways another job J2, another job J2
कैन बी डन in n ways, can be done in n ways. Then both the jobs can be done, both the jobs can be done in m into n ways simultaneously. Can be done into m into n ways simultaneously. यही बात हमने अभी लिखी थी. जैसे अगर मैं इसी से आपको वो पहले वाला एग्जांपल फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करूं, तो मैंने आपको ऐसा बताया था कि भाई ये 3 स्टेशन हैं और ये स्टेशन ए है, स्टेशन बी है और स्टेशन सी है. स्टेशन ए से स्टेशन बी पर जाने के 2 ट्रैक हैं, T1 T2, और बी से सी पे जाने के 3 ट्रैक्स हैं, T3 T4 एंड T5. T3 T4 एंड T5. अब सवाल ये था कि एक बंदा जो स्टेशन ए पर खड़ा हुआ है, वो ए से सी पर जाना है उसको वाया स्टेशन बी. तो ए से बी पर जाना ये एक काम हुआ, जिसको हम इस डेफिनेशन के हिसाब से जॉब J1 बोल रहे हैं. मतलब ए से बी पर जाने को हम 2 तरीके से कर सकते हैं, यानी कि m की वैल्यू 2 हो गई, और b से c पर जाने को हम 3 तरीके से कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू n हुई. ये लिखा भी है देखो, कोरस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ दीज m वेज, यानी कि इन दोनों काम के कोरस्पॉन्डिंग जो दूसरा काम है वो 3 तरीके से किया जा सकता है. तो बोथ द जॉब्स कैन बी डन साइमल्टेनियसली इन m into n वेज, यानी कि नंबर ऑफ वेज in which a person can go या can travel from station A to station C via station B is equal to 2 into 3, that is 6 ways. 6 तरीके से वो ये काम कर सकता है. ठीक है, क्लियर हो गया? ओके. तो ये एक टाइप का मॉडल था, एक मॉडल का क्वेश्चन ये बना. ठीक है, इसके ऊपर एक एग्जांपल और लेते हैं और फिर हम लोग जो है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन समझेंगे वो क्या है. अब देखो, हाँ क्या बोल रहे पांडे जी? ओके. एग्जाम्पल 2, देखो मान लो कि एक सिनेमा हॉल है. देखे हो ना आप लोग सब सिनेमा हॉल? तो हाँ. जो नहीं देखे वो यहीं देख लेना. ये तो मिटा दो ना. चलो सिनेमा हॉल बना देते हैं यहाँ पर. देखो ये सिनेमा हॉल है, ऐसा. ठीक है, और ये इसमें हमने डोर्स लगा दिए. ठीक, और ये बन गई स्क्रीन. ये स्क्रीन है, लिख भी देते हैं. चलो ये स्क्रीन है और मूवी इसमें चलेगी नहीं, खाली सिनेमा हॉल दिखाना था बस कि ऐसा है. अब ये जो डोर्स हैं इनके नाम हमने रख लिए D1 D2 D3 D4 एंड D5. ठीक है, D1 D2 D3 D4 एंड D5. अब सवाल ये है यहाँ पर कि
कितने तरीके से एक व्यक्ति जो बाहर खड़ा हुआ है सिनेमा हॉल के, वो अंदर जाके बाहर आ सकता है। सवाल समझ में आया? पहला सवाल मैं यहां पर लिख रहा हूं, नंबर ऑफ वेज इन विच a person number of ways in which a person can enter and leave from cinema hall ठीक है, ये सवाल है। अब देखो, बंदे को अंदर एंटर करना है और बाहर आना है, तो उसके पास एंटर करने के 1 2 3 4 5 डोर्स अवेलेबल हैं। यानी कि अगर मैं ये मानूं कि अंदर जाना वो जॉब J1 है और बाहर निकलना जॉब J2 है, तो जब एक व्यक्ति सिनेमा हॉल के अंदर एंटर करेगा तो उसके पास अंदर जाने के लिए 5 तरीके अवेलेबल हैं। वो कोई से भी डोर से जा सकता है। तो M जो है वो 5 हो गए यहाँ पर, अगर हम फॉर्मूले के हिसाब से करें तो जॉब J1 यानी कि अंदर जाना कैन बी डन इन 5 वेज एंड कोरस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ दीज 5 वेज जब बंदा अंदर चला गया तो बाहर आने के फिर उसके पास 5 तरीके हैं। तो दोनों जॉब साइमल्टेनियसली करनी है, मतलब अंदर जाके बाहर आना है। तो कितने नंबर ऑफ वेज हुए? 25। तो इसमें इसका पहले वाले का आंसर हो गया 5 इंटू 5 दैट इज 25। जिसको समझ में ना एकदम बात बिंदास बोल देना भाई, ठीक है? सदानंद ओके है ना? अच्छा, अगर मैं इस सवाल में एक छोटा सा चेंज करूं, अगर बंदा अंदर जाके बाहर आता है लेकिन अब बाहर जो है वो डिफरेंट डोर से आता है, जिससे अंदर गया उससे बाहर ना आए, तब आंसर कितना होगा? 20। बिल्कुल सही। मतलब इस सवाल को आप ऐसे लिख सकते हो, लिखना चाहो तो द नंबर ऑफ वेज इन विच ए पर्सन कैन एंटर इनटू द सिनेमा हॉल एंड कम्स आउट फ्रॉम ए डिफरेंट डोर। आई बात समझ में? तो उस केस में सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या होगा? अंदर जाना तो हो गया 5 तरीके से और बाहर 4 तरीके से निकलेगा वो। तो इसका मतलब नंबर ऑफ वेज हो जाएगा दूसरे वाले का आंसर 5 इंटू 4 दैट इज 20। क्या ये समझ में आया? कौन सा रिपीट हो रहा बताओ? देखो मैं समझाता हूँ ना। मान लो कि D1 से वो अंदर गया, D1 से, तो उसके पास बाहर निकलने के 4 रास्ते हैं ना। तो एक के कोरस्पॉन्डिंग D1 के कोरस्पॉन्डिंग 4 हुए, या अब यहाँ पर चॉइस आ गई, तो या करेंगे हम। मान लो उसने D2 से अंदर एंट्री ली, D2 से, तो अंदर जाने का तरीका तो एक ही हुआ, तो बाहर तो लेकिन 4 तरीके से आ सकता है ना। समझे नहीं समझे? या उसने डोर D3 से एंट्री ली, तो भी बाहर आने के 4 तरीके हैं। तो जिस भी डोर से एंट्री लेगा उसके कोरस्पॉन्डिंग बाहर आने के 4 तरीके हैं, और एंट्री लेने के ऑप्शन है 5, तो हर एक के कोरस्पॉन्डिंग 4 तरीके हैं बाहर आने के। तो 5 इंटू 4 20 हुआ ना। आगे समझ में? अच्छा, अगर इनमें ऐसा होता कि जो D1 D2 और D3 आप लोगों ने देखा होगा सिनेमा हॉल में, जैसे महेश बाबू तो कभी गए नहीं, लेकिन बाकी लोगों ने देखा होगा कि इन और एग्जिट लिखा रहता है ना? तो D1 D2 D3 जो है वो इन वाले डोर्स हैं, और D4 D5 जो है वो एग्जिट वाले डोर्स हैं। ठीक है? अब सवाल फिर से वही है कि कोई एक व्यक्ति कितने तरीके से अंदर जाके बाहर आ सकता है, तब आंसर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर 6 हो जाएगा। उम्मीद है ये बात सबको समझ में आ गई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नोट कर लिया? ये था FPM। अब हम डिस्कस करेंगे FPA के बारे में, जब हमारे पास चॉइस रहती है। ठीक है? हालांकि FPA का यूज हमने यहाँ पर इसको इस तरीके से समझाने में भी किया, ठीक है, पर फिर भी उसकी एक फॉर्मल डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। चलो लिखते हैं। FPA लिखिए।
if a job J1, if a job, लिख लो FPA, if a job J1 can be done in M wage, if a job J1 can be done in M wage and another job J2, another job J2 depending upon J1, depending upon J1 can be done in N wage, another job J2 ब्रैकेट में लिख लेंगे depending upon J1 can be done in N wage, then either of the jobs, then either of the jobs, either of the jobs can be done, either लिखा है either, simultaneously नहीं है इस बार, कोई सी एक, either of the jobs can be done in M plus N wage, either of the jobs can be done in M plus N wage. अब देखो जैसे दूसरा जो हमने पहले वाले में दूसरा एग्जांपल लिया था वो क्या था कि अगर ये स्टेशन हैं ABC और ये 3 ट्रैक्स थे इस पे और ये 2 ट्रैक्स थे, ठीक है, और बंदा जो है यहां पर खड़ा हुआ है, तो सवाल ये था कि इन हाउ मेनी वेज ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन स्टेशन बी कैन लीव स्टेशन बी, कैन लीव द स्टेशन. तो अब आप एक बात देखो, अगर बंदा यहाँ खड़ा हुआ है और उसको स्टेशन छोड़ना है तो वो या तो ए पे जाएगा या तो सी पे जाएगा, ए की तरफ जाएगा या तो सी की तरफ जाएगा, ऐसा ही होगा कि नहीं होगा. तो यहाँ पर चॉइस है, स्टेशन एक इनमें से काम करने का, यानी जॉब J1 अगर हम माने कि स्टेशन ए की तरफ जाएगा और J2 माने कि स्टेशन सी की तरफ जाएगा, तो दिस जॉब कैन बी डन इन 2 वेज, और ये इधर 3 वेज से जा सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है इसके ऊपर. डिपेंड कैसे कर रहा है, क्योंकि वो या तो इधर जाएगा या तो इधर जाएगा, अगर वो इधर गया तो इधर नहीं जाएगा, डिपेंडिंग ही है, और अगर इधर गया तो इधर नहीं जाएगा. समझे नहीं समझे. तो सवाल ये था कि आइदर ऑफ द जॉब्स, मतलब दोनों में से कोई सी एक, दो से ज्यादा भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकते हैं, पर करनी एक ही है एक टाइम पे. तो आइदर ऑफ द जॉब्स कैन बी डन इन M plus N वेज, या तो इधर जाएगा या तो इधर जाएगा. आगे बात समझ में, इसलिए वहां पर हमने ऐड किया. जब भी ऐसी स्थिति आएगी कि हमारे पास चॉइस रहेगी, वहां पर हम ऐड करते हैं. जहां पर चॉइस नहीं होती और आप देखेंगे कि काम जो है वो साइमल्टेनियसली हो रहा है, एक के बाद हो ही रहा है, ठीक है, तब वहां पर हमें मल्टीप्लाई करना होता है. इन शॉर्ट FPM में चॉइस नहीं होती और FPA में चॉइस रहती है. या ऐसे समझ लो कि जब चॉइस नहीं रहती है तो हम FPM अप्लाई करते हैं, और जब चॉइस रहती है तो हम FPA अप्लाई करते हैं. आप देखेंगे मैक्सिमम क्वेश्चंस में तो FPM ही लगता है, लेकिन ध्यान रखना है कि इस बात को एक माइंड में सेट नहीं कर लेना कि FPM ही लगता है, दिमाग क्वेश्चन पे जोर डाले ही नहीं कि उसने पूछा क्या है और हर बार मल्टीप्लाई करते चले जाए, तो वो गलत भी हो सकता है सवाल. ठीक, चलिए सवाल लिखिए, इसके ऊपर और कुछ सवाल लेते हैं. हाउ मैनी, how many 3-digit numbers, how many 3-digit numbers can be formed, how many 3-digit numbers can be formed using the digits, how many 3-digit numbers can be formed using the digits 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 when. अब इसमें दो क्वेश्चन रहेंगे. पहला, रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड, पहला केस रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड, और सेकंड केस बनेगा रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड, रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड. ठीक है, तो हम इसको शॉर्ट में ऐसे लिख लिया करेंगे, RA का मतलब होगा रिपीटिशन अलाउड इसमें, और RNA का मतलब होगा रिपीटिशन नॉट अलाउड. ठीक, अब सवाल को ध्यान समझना. आपको ये 5 डिजिट दे दिए
और 5 डिजिट देकर आपसे पूछा कि 3 डिजिट के कितने नंबर बन सकते हैं भाई, 3 डिजिट के कितने नंबर बन सकते हैं इससे। तो देखो ध्यान से, पहले मैं पहले सवाल का आंसर दे रहा हूं। आप एक 3 ऐसे बॉक्स बनाएंगे, क्योंकि 3 डिजिट का नंबर बनाना है आपको, तो 1 2 3 ये 3 बॉक्स हमने बनाए। और आपके पास जो डिजिट अवेलेबल है जिनसे आपको ये 3 डिजिट का नंबर बनाना है वो 5 डिजिट अवेलेबल है, 1 2 3 4 5। तो आप मुझे ये बताओ कि इस प्लेस को आप कितने तरीके से फिल कर सकते हो? 5 तरीके से। भाई 1 2 3 4 5, 5 में से कोई भी आ सकता है यहाँ पर। तो इस प्लेस को मैं 5 वेज से फिल कर सकता हूँ, ये 5 वेज है। यहाँ पर 1 या 2 या 3 या 4 या 5 जिसको मर्जी रख दें। मतलब अभी हम इस क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, हम 3 काम एक साथ करेंगे, इस प्लेस को भरना, इसको भरना, इसको भरना। हम इस क्वेश्चन में ये भी पूछ सकते थे कि 2 डिजिट के कितने नंबर बन सकते हैं। चलो पहले 2 डिजिट की बता देता हूँ, 3 वाला फिर बनाएंगे, फिर 4 के बनाएंगे, ठीक है। इन्हीं सवाल यही रहेगा, 2 डिजिट के कितने नंबर बनेंगे, रिपीटिशन अलाउड, रिपीटिशन नॉट अलाउड, ठीक। अब पहले सवाल का आंसर दे रहा हूं मैं, इस प्लेस को मैं 5 तरीके से भर सकता हूँ। एग्री सब लोग? कोरस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 वेज, क्योंकि जो डिजिट यहाँ आ गया वो यहाँ भी आ सकता है, उसको कोई आपत्ति नहीं है। तो इसको भी 5 तरीके से भर सकते हैं। एग्री? अच्छा, भरने दोनों ही है, ये चॉइस नहीं है कि आप या तो ये डिजिट ये प्लेस फिल कर लो या ये फिल कर लो, यहाँ एंड है और नहीं है। समझ रहे बात? तो कौन सा रूल लगेगा, एफपीएम की एफपीए? एफपीएम लगेगा, 100% है। तो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कितने बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर्स कितने बने भाई पहले केस में, 2 डिजिट नंबर्स, दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 5 मतलब 25। चेंज किया था, अभी 3 डिजिट का बताऊंगा, चिंता मत करो। अभी अगर इसमें ये बोल देता कि रिपीटिशन नॉट अलाउड, यहाँ तो रिपीटिशन अलाउड था पहले केस में, तो अब बिल्कुल सही एकदम महेश बाबू सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल। देखो ये जो है 2 डिजिट का नंबर बनाना है और रिपीटिशन अलाउड नहीं है इस बार, तो दिस फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 वेज। और जब ये भर दिया, तो भर दिया का मतलब क्या है, इन 5 में से कोई सा ना कोई सा बंदा यहाँ बैठ गया आगे। 5 में इसको 5 तरीके से भर सकते हैं, लेकिन इसको भरने के बाद ही यहाँ आगे जाएंगे ना। अब मान लो कि यहाँ पर ये 1 को मैंने बिठा दिया कि भाई तू यहाँ बैठ जा, तो बाकी 4 तो बचे। अब उन 4 में से यहाँ पर कोई भी आ सकता है, तो इस प्लेस को मैं 4 तरीके से भर सकता हूँ, और फिर मुझे दोनों ही करने हैं, चॉइस नहीं है मेरे पास यहाँ पर, क्योंकि मुझे 2 डिजिट का नंबर बनाना है। तो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कितने बने, टोटल नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर्स व्हेन रिपीटिशन नॉट अलाउड इज इक्वल टू 5 इंटू 4 दैट इज 20। तो ये तो 2 डिजिट का था, ये 2 डिजिट वाला मैंने एग्जांपल इसलिए भी लिया क्योंकि हमने जो डेफिनेशन लिखे ना एफपीएम और एफपीए की, उसमें 2 जॉब्स ली थी, जबकि वो एन जॉब्स के लिए भी एप्लीकेबल है रूल। मतलब J1 J2 J3 JN एन जॉब्स होती ना, तो भी वो रूल एप्लीकेबल होता। अब जैसे इसी क्वेश्चन में, अब वापस से अपने इसी क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो अभी अभी डिस्कस किया कि 3 डिजिट वाले कितने बनेंगे। तो देखो एक बॉक्स में यहाँ पर भर लेता हूँ, ये एक बढ़ा दिया बॉक्स, लो ये बढ़ गया बॉक्स, समझे। इस प्लेस को रिपीटिशन अलाउड है, पहला केस। तो पहला केस में इसको 5 तरीके से, इसे भी 5 तरीके से भर सकते हैं, और इसे भी 5 तरीके से भरा जा सकता है। और ये पूरी जॉब करनी है साइमल्टेनियसली, चॉइस नहीं है यहाँ भी कि आप ये प्लेस भर लो या ये भर लो या ये भर लो, ऐसा नहीं है। ऑल द 3 प्लेसेस हैज टू फिल, तभी जाके 3 डिजिट का नंबर बनेगा। इसलिए टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 5 मतलब 125। तब इसका आंसर ये हो गया। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? और अगर ये बोलता रिपीटिशन नॉट अलाउड, तब बताइए क्या आएगा आंसर। तो इस प्लेस को हम देखो, अभी पहले क्या था, जब इसको 5 तरीके से भर सकते थे, तो मान लो 1 को बिठा दिया यहाँ पर, इस प्लेस को भरने के 4 तरीके थे, तो इन 4 में से किसी एक को यहाँ बिठा दो। मान लो यहाँ पर बोले भाई तू बैठ जाए, लेकिन अब 3 बंदे तो बच गए ना अपने पास। इन तीनों में से यहाँ पर इस प्लेस को भरने के मेरे पास कितने तरीके हैं, 3 तरीके हैं।
तो ये आंसर आ जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 दैट इज 60। बोलो समझे कि नहीं समझे? एकदम क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? चार, इसको नोट करो, 4 डिजिट के बना के बताओ दोनों भी केस में, रिपीटेशन अलाउड और नॉट अलाउड। पहले का कितना हो जाएगा? 625, बिल्कुल सही बात है, 4 डिजिट में, और दूसरे में 120। शाबाश, बहुत बढ़िया। तो तुम लोगों को ये समझ में आ गया है। हो गया? अच्छा, अब इसी सवाल में एक चेंज करते हैं। डिजिट्स तो मेरे पास यही है और केस भी यही रहेंगे, लेकिन सवाल दूसरा बनेगा। यही 5 डिजिट है। अब जो आपने इसमें फर्स्ट करके लिख लेते, फर्स्ट सेकंड तो हो ही गया ना। अगर आपसे पूछा जाए हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर्स, हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, इन्हीं डिजिट को यूज करते हुए, 1 2 3 4 5 को यूज करके 3 डिजिट के कितने इवन नंबर बनाए जा सकते हैं। या दूसरा सवाल, हाउ मैनी 3 डिजिट ओड नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड। और ये दोनों सवाल हमने दोनों केसेस में करने हैं, मतलब यहाँ भी ये दोनों दोनों, पहले केस रहेगा रिपीटिशन अलाउड और दूसरा केस रहेगा रिपीटिशन नॉट अलाउड। ठीक, अब देखो ध्यान से, 3 डिजिट के बनाने हैं, इवन नंबर बनाने हैं। इवन नंबर बनाने का मतलब हो गया कि यूनिट प्लेस पे तो इवन नंबर ही आएगा, है कि नहीं? देखो, पहला सवाल का पहला केस है रिपीटिशन अलाउड, और ये फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम, 3 डिजिट के कितने इवन नंबर्स बनाए जा सकते हैं। तो मैंने 3 बॉक्स ले लिए बेटा, ऐसे ही ये 3 बॉक्स है। अब इवन नंबर बनाना है और मेरे पास जो डिजिट्स हैं वो है 1 2 3 4 और 5, इनमें से 2 और 4 ही इवन नंबर्स हैं। तो इस प्लेस पे, यूनिट प्लेस पे तो इवन नंबर ही आएगा, तभी इवन नंबर बन सकता है। मतलब इस बार हमें फिलिंग यहां से स्टार्ट करनी पड़ेगी, समझे नहीं समझे? अगर आप यहां से फिल करते हुए आए तो पता लगा आपके पास कुछ बचा ही नहीं यहाँ पर इवन नंबर भरने के लिए। तो जहां जहां रिस्ट्रिक्शन हो, जहां कंडीशन लगी हो, पहले हमेशा उसको फिल करो। अब इवन बनाना है तो यूनिट प्लेस पे इवन होना चाहिए, रितेश ध्यान मत देना अभी, है ना? तो इस प्लेस पे इवन नंबर होना चाहिए। मतलब इस प्लेस को भरने के मेरे पास 2 तरीके हैं, है या नहीं है? 2 तरीके। 2 तरीके कौन कौन से हैं? या तो 2 आएगा या तो 4 आएगा, दोनों में से कोई सा एक आ जाएगा, बराबर है? अब रिपीटिशन अलाउड है, तो इस प्लेस को भरने के कितने तरीके हैं? 5, और इसको भरने के 5, क्योंकि इनको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यहां प्रॉब्लम हो सकती थी, तो अभी कितने बने? 5 इंटू 5 इंटू 2 मतलब 50। तो आपके पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया कि भाई हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड व्हेन रिपीटिशन इज अलाउड, वो 50 बनेंगे इन डिजिट्स को यूज करते हुए। अब अगर इसमें रिपीटिशन नॉट अलाउड की बात करें और बनाने इवन नंबर ही है, तो देखियो कितने बनेंगे, बताइए एक बार हिसाब लगा के। 1 2 3, देखो इस प्लेस को तो हम अभी भी दो, इसको ही पहले भरना पड़ेगा, इवन बनाना ना, कंडीशन है। तो इसको तो यहाँ पर 2 या 4 में से कोई सा एक आने ही वाला है,
इस प्लेस को हम दो तरीके से भर सकते हैं। जब हमने 2 और 4 में से किसी एक को यहाँ डाल दिया, मान लो 2 को डाल दिया, तो 2 गायब हो गया हमारा। अब मेरे पास 1 3 4 5 यानी कि 4 डिजिट बचे। उन 4 में से इस प्लेस को मैं 4 तरीके से भर सकता हूँ। कोई सा एक यहाँ जाएगा, और रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो अगले बार अगले प्लेस को भरने के लिए कितने बचे? 3। तो कितना आया? 4 3 12 दूनी 24, तो टोटल आ गया है भाई 24। ऐसे नंबर बनेंगे 24। समझ में आ रहा? मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? इजी है कि नहीं? ओके। अब आप मुझे और नंबर्स के बारे में बताओ, इसको नोट करके और नंबर्स कितने बनेंगे रिपीटिशन अलाउड में भी और नॉट अलाउड में भी? रिपीटिशन अलाउड में 75, नॉट अलाउड में 36। हाँ बराबर है ना, देखो भाई ये तो नोट कर लिया होगा ना सबने? हम्म। देखो नॉट अलाउड में यहाँ तो 2 और 4 में से कोई सा एक आएगा। अब मान लो आ गया कोई सा, जब एक जना यहाँ यूज हो गया तो अपने पास डिजिट बचे 4। उन 4 में से एक यहाँ यूज होगा, फिर 3 बचे, वो एक यहाँ यूज होगा, क्योंकि रिपीटिशन नॉट अलाउड है ना। जो एक जगह आ जाएगा दूसरी जगह नहीं आएगा। ओके, तो सेकंड वाले का आंसर भी सबका आ गया होगा आई थिंक। तो ओड नंबर्स यहाँ पर दो, तो ये तो 3 रहेगा अभी, और यहाँ बाकी 5 5, तो 5 इंटू 5 इंटू 3 75। और रिपीटिशन नॉट अलाउड के केस में 3 इंटू 4 इंटू 3, तो 12 3 जा 36। तो सेकंड वाले का आंसर 36 हो जाएगा रिपीटिशन नॉट अलाउड में। ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसी सवाल में एक और चेंज कर दूं कि भाई मेरे पास यही डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5, इनसे टोटल कितने नंबर्स बन सकते हैं 5 डिजिट के? बताओ। हाउ मैनी हाउ मैनी 5 डिजिट नंबर्स, हाउ मैनी 5 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, हाउ मैनी 5 डिजिट नंबर्स can be formed using the digits 1 2 3 4 एंड 5। 5 डिजिट के कितने नंबर बन सकते हैं? 3025। रिपीटिशन नॉट अलाउड, व्हेन रिपीटिशन नॉट अलाउड 120। ठीक है। वन ट्वेंटी आ रहा है ना? तो ये 5 4 3 2 1 ऐसे ही भरा होगा। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज 120। लेकिन अब इसमें पूछने वाली बात क्या थी? ये तो हमने अभी 3 डिजिट का भी किया, 4 डिजिट का भी किया, 2 वाला भी किया, तो 5 वाले में क्या नया पूछना था मुझे? इसमें इंटरेस्टिंग सवाल ये है कि ये जो 120 नंबर टोटल बनेंगे, 120 बने ना टोटल, तो इन 120 में पहला नंबर कौन सा है, 120वां कौन सा है? अगर मैं पूछूं 100th वाला कौन सा बना होगा, 80 नंबर पे कौन सा नंबर आया होगा? कैन एनीवन टेल मी? लेट मी टेल यू, लेट मी गिव यू हिंट। देखो, पहला नंबर पहला नंबर तो आपका यही बनेगा 1 2 3 4 5, और जो 120वां बनेगा वो सबसे बड़ा 5 4 3 2 1, ये 120वां नंबर बनेगा। लेकिन इसके बीच की जनता के बारे में क्या राय है? अगर मैं आपको बोलूं ये तो फर्स्ट है और ये है 120th, लेकिन इसके बीच में कहीं 100th पोजीशन पे भी कोई नंबर आया होगा, तो 100th वाला बंदा कौन, कैसे पता करेंगे? देखो, अब हम यही सीखने जा रहे हैं एक्चुअली।
इसको बोलते हैं डिक्शनरी फॉर्मेशन। अभी मैं आप लोगों को डिक्शनरी बनाने सिखाऊंगा लेटर्स की और डिजिट्स की, ठीक है। डिक्शनरी मतलब डिक्शनरी तुम लिखनी आती है सबको, लेकिन और वो जो 26 लेटर्स को लेकर डिक्शनरी बनती है वो भी आपने बनी बनाई देखी है। लेकिन जब आपको कुछ सर्टेन लेटर्स दिए जाएं, मान लो 5 लेटर आपको दिए गए और आपको उन लेटर्स को लेकर ही केवल डिक्शनरी बनानी है, तो उस डिक्शनरी में जो टोटल वर्ड्स होंगे वो डिक्शनरी की टोटल काउंटिंग कहलाती है। और किसी एक उनमें से किसी एक पर्टिकुलर का अगर नंबर जानना है कि वो वर्ड कौन पे आएगा, तो वो नंबर उस वर्ड की रैंक कहलाता है, रैंक, ठीक है। जैसे मान लो कि हमने एक वर्ड लिया गौरव। अब गौरव में GAURAV ये 6 टोटल लेटर्स हैं। इन 6 लेटर्स को लेकर हमें डिक्शनरी बनानी है। उस में जो भी पहला वर्ड बनेगा और जो भी लास्ट बनेगा, उनके बीच में कहीं ना कहीं गौरव भी बनेगा, क्योंकि सब सारे लेटर्स को लेकर बनाना है। ऑल 6 लेटर हो गए, तो ऑल 6 लेटर्स वर्ड्स डिक्शनरी हैज टू फॉर्म। उसमें जो गौरव का नंबर आएगा ना उस डिक्शनरी में जहां भी आएगा, वो गौरव की रैंक होगी। और इसका जेई रैंक से कुछ लेना देना नहीं है, मतलब ऐसे डिक्शनरी बना रहे हैं, ठीक है। नहीं तो किसी का नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा होता, या ऐसा नाम हो जैसे अनु, ANU, तो उसकी रैंक 1, तो सब लोग उसी हिसाब से लिखा करते नाम अपना घर पे, है कि नहीं। घर वाले पहले से सोच समझ के लिखा करते इसका नाम जो है अल्फाबेटिकल इंक्रीजिंग ऑर्डर में आए तो उसकी रैंक 1 आएगी। तो ऐसा एक्चुअली इम्प्रैक्टिकल है ये बातें, इट्स जस्ट लाइक ए जोक। तो ऐसा नहीं है। तो इसका जेई की रैंक से कुछ लेना देना नहीं है, कोई भी रैंक जो है आ सकती है, पढ़ के आएगी रैंक। तो यहाँ पर डिक्शनरी में रैंक अलग होती है, तो वो हम लोग सीखेंगे रैंक फॉर्मेशन में। तो अभी तो फिर मैंने इस क्वेश्चन का आपको आंसर दिया, अब मैं आपको रैंक निकालना सिखा रहा हूँ, एंड देन विल कम बैक टू दिस क्वेश्चन, क्योंकि इसमें 2-3 अलग अलग क्वेश्चन पूछेंगे हम। पहला सवाल तो यही है जो आपको समझ में आ गया होगा। अभी इसके डिजिट हम 5 की जगह 6 ले लेंगे, 7 भी ले सकते हैं। अगर हम 6 ले लेते हैं यहाँ पर, तो टोटल 720 नंबर्स बनेंगे। उन 720 नंबर्स में पहला नंबर कौन सा होगा, आखिरी कौन सा होगा, बीच का कोई भी पूछा जा सकता है, वो करेंगे हम। दूसरा, जितने भी नंबर्स बनेंगे उनका सम कैसे निकालेंगे, वो सम निकालना सीखेंगे। अब जैसे आपको ये पता लग गया 120 नंबर ये है, अब मैंने पूछ लिया 120 नंबर जो बने उनका सम बताओ, तो इंटरेस्टिंग काम है, ठीक है। तो डिक्शनरी फॉर्मेशन डालो हेडिंग, या टू फाइंडिंग द रैंक। तो सबसे पहले जो है हम लोग रैंक फाइंड करना सीखेंगे उन वर्ड्स की जिनमें लेटर्स का रिपीटिशन नहीं होता, क्योंकि जिन वर्ड्स में लेटर्स का रिपीटिशन होता है उनको अलग तरीके से डील करते हैं, वो अगले 2-3 दिन में आपके सामने आएगा, ठीक है। तो चलो हमने एक वर्ड ले लिया ग्रेट, GREAT, ग्रेट, नाम ही ग्रेट है, ठीक। और हमें जो है ना इस वर्ड की रैंक बतानी है। रैंक बताने से क्या मतलब है कि जो ग्रेट वर्ड है जिसके अंदर टोटल 5 लेटर्स हैं, इन सभी 5 लेटर्स को लेकर हमने एक डिक्शनरी बनाई। उस डिक्शनरी में जिस पोजीशन पे ग्रेट होगा वो पोजीशन इस ग्रेट की रैंक कहलाएगी। आई बात समझ में? चाहे तो आप सवाल लिख लो प्रॉपर तरीके से, क्या पूछा जाएगा लिख लो। इफ वर्ड फॉर्म्ड if words formed if words form using all letters of the word if words formed using all letters of the word great all letters of the word if words formed using all letters of the word great are arranged alphabetically ब्रैकेट में लिख लेना एज इन डिक्शनरी then find the position of the find the position of great find the position of great find the position of great, ठीक है।
समझो ध्यान से। देखो सवाल ये है कि जितने भी इससे वर्ड बनेंगे उनको अल्फाबेटिकली अरेंज कर दे, जैसे डिक्शनरी में लिखते हैं। तो उसमें जो ग्रेट बनेगा उसकी पोजीशन क्या होगी, यानी कि रैंक ऑफ द वर्ड ग्रेट क्या होगी। सवाल क्लियर है क्या सबको? हाँ भाई, वेस्ट लोगो, दोनों चैप्टर मिल गए आप लोगों को? अभी जो क्वेश्चन बोला गया है वो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अब देखो, ध्यान दो, इसको बंद करो, अभी इसका शीट का भी कोई नंबर नहीं आ रहा है। देखो, अगर आपको केवल ये पूछता कि ग्रेट जो वर्ड है इसके लेटर्स को लेकर टोटल कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, तो आप उसका आंसर बहुत आसानी से दे सकते हो। कितना आएगा बताओ? रिपीटिशन नॉट अलाउड। कितना आएगा? 120। बिल्कुल सही बात है भाई, होशियार हो गए तुम लोग तो यार। 5 4 3 2 1, 120 आएगा कि नहीं आएगा? मतलब हमें ये तो समझ में आ गया कि जो डिक्शनरी बनेगी ना उसमें 120 वर्ड बनने वाले हैं टोटल। जो ग्रेट वर्ड के लेटर्स को लेकर, पांचों लेटर्स को लेकर डिक्शनरी बनेगी, उस डिक्शनरी में टोटल 120 वर्ड्स होंगे। 120 वर्ड्स। अब उन 120 वर्ड्स में से ग्रेट जहां लिखा हुआ आएगा, ग्रेट भी तो आएगा ना, तो वो ग्रेट ही इस वर्ड की रैंक होगी। तरीका समझो। सबसे पहले जो भी वर्ड आपको दिया गया है, क्योंकि आपको डिक्शनरी बनानी है, माइंड में रखो डिक्शनरी बनानी है, तो डिक्शनरी तो सबने देखी है ना, पहले ए से शुरू होते हैं, फिर बी से, फिर सी से, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो इसलिए जो भी वर्ड आपको दिया गया है उसके सारे लेटर्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करो। तो सबसे पहला कौन आएगा? ए, देन, फिर, 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 गुड। मतलब अल्फाबेट्स तो सबको पक्के आते हैं। ठीक है। अब देखो, अब हम डिक्शनरी बनाना चालू कर रहे हैं। पहले ए से देखेंगे कितने बनेंगे। ए से जब हम ए से बनाएंगे तो ए को यहां पर रखा और इसके आगे ये 4 बॉक्स बनेंगे। 1 2 3 4, ये 4 बॉक्स बने। तो EGRT कितने तरीके से इसको 4 3 2 1 तरीके से भर सकते हैं हम। तो कितने टोटल बनेंगे ए से बनने वाले वर्ड्स? 24 बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? 1% भी कंफ्यूजन है? मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि ए से उस डिक्शनरी में टोटल 24 वर्ड्स बनेंगे। और वैसे भी बनने चाहिए ना भाई, 5 बंदे टोटल हैं, पांचों अलग अलग, टोटल वर्ड्स बन रहे 120, तो हर एक के हिस्से में 24 ही आए ना, सबसे ही 24 बनने वाले हैं, पक्की बात है। 24 × 5 = 120। अच्छा, ए का काम खत्म हो गया, ए ने सारे वर्ड्स बना लिए जितने बनाने थे। अच्छा, मैं यहां पर अगर आपसे पूछूं कि भाई ए से बनने वाला जो लास्ट वर्ड बना होगा, 24वां वर्ड, वो कौन सा होगा? भाई आप ये बोल रहे हो कि ए से बनने वाले 24 वर्ड बनेंगे, तो पहला वर्ड कौन सा होगा ए से बनने वाला? पहला AEGRT। ये विद और विदाउट मीनिंग है। ये डिक्शनरी जो बन रही है ये विद और विदाउट मीनिंग है, सारे वर्ड्स आ रहे हैं। क्योंकि देखो कई सारे वर्ड्स तो ऐसे भी होते हैं जिनके मीनिंग होते हैं हमें नहीं मालूम, तो वो भी हमारे लिए मीनिंगलेस ही हुआ ना, है कि नहीं? तो ये पहला बनेगा। और 24वां कौन सा बनेगा? ATRGE। ये 24th है, ये 24th है। ओके। अब आया बी का नंबर, बी है ही नहीं। ई का आया। ई, ई से कितने बनेंगे? ई से फिर से 24 ही बनेंगे। 24, 4 × 3 × 2 × 1, 24 बन गए। एग्री सब लोग? अब किसका नंबर आया? जी का। अच्छा, ए से जब 24 खत्म हुए तो 25वां जो वर्ड शुरू हुआ वो किससे हुआ है? ई से। तो 25वां जो पहला वर्ड बनेगा, ई से बनने वाला पहला ही वर्ड 25th वाला है, तो वो कौन सा है? EAGRT। समझ गए? और ई से बनने वाला लास्ट वर्ड जो है वो एक्चुअली उस डिक्शनरी का 48th वर्ड है या नहीं? ए से 24 बन चुके और ई से भी 24 बने, तो जो 48वां वर्ड बनेगा डिक्शनरी का वो ई से बनने वाला लास्ट वर्ड होगा। तो बताओ कौन सा होगा? ETRGA। ETRGA उल्टा आएगा। आई बात समझ में? अच्छा,
अब बंदे का नंबर आ गया जी का। अब जैसे ही जी का नंबर आया तो जी से आप 24 नहीं बनाएंगे पूरे, क्योंकि आपको पूरे जी के चाहिए ही नहीं, आपको तो पहुंचना इस बंदे के पास है ना। आपको तो ध्यान ये देना है कि ग्रेट कौन सी पोजीशन पे आया। तो जैसे ही आपके पास वो लेटर आए जो वर्ड आपको बनाना है, आप वहां पर उसको फ्रीज कर देंगे। तो ये बंदा फ्रीज हो गया, जी तो मुझे चाहिए ही चाहिए। क्योंकि देखो, अगर मैंने जी से बनाने वाले 24 और ले लिए तो मैं 72 पे पहुंच जाऊंगा सीधा। तो 72वां यानी कि जी से बनने वाला आखिरी जो वर्ड होगा वो 72th पोजीशन का होगा। वो कौन सा बनेगा? GTR EA बनेगा कि नहीं बनेगा? GTR EA वो 72th बना, लेकिन इस 48 से 72 के बीच में ग्रेड बन गया ना, तो मुझे तो उसके पास पहुंचना, मुझे लास्ट पे पहुंचना ही नहीं है, इसलिए मैंने इसको फ्रीज किया। अगर मुझे सारे बनाने होते तो एक अलग मैटर था, इसलिए मैंने जी को फ्रीज कर दिया। मतलब कंक्लूजन ये है कि जब आप उस वर्ड जो आपको बनाना है उसके पहले भी लेटर पे पहुंचो, वहीं उसको फ्रीज कर देंगे। जिस जिस लेटर पे आप उसके पहुंचते रहोगे उसको फ्रीज करते रहना। अब आप जी के बाद में, जब आपने जी में जी को फिक्स कर दिया, अब डिक्शनरी फिर बनाना चालू करो। तो जी के बाद ये डिक्शनरी किससे बनेगी? जी के बाद, जी के बाद जी ए से बनेगी ना, ए का नंबर आएगा ना। डिक्शनरी देखी ना सबने? तो जी अगर लगा है और आपके पास ये जी को छोड़ के ये चार बंदे हैं, तो डिक्शनरी में अगला जो वर्ड बनेगा वो ए से बनेगा ना, फिर जी ए। तो अब ए से नंबर चालू हुआ, ए से हुआ। ए को यहां लेने के बाद डब्बे हैं यहाँ 3, तो 3 फैक्टोरियल मतलब 3 2 1, 3 2 1। आई बात समझ में? अच्छा, जी ए के बाद में जी ई से बनेंगे, जी ई से बनने वाले भी यही 3 होंगे, 3 2 1, तो कितना हुआ? 6। जी ई के बाद किसका नंबर आ रहा है बताइयो? जी आर का। जैसे ही जी आर आया हम खुश हो गए, फ्रीज कर दो उसको, क्योंकि हमें तो ग्रेड पे ही जाना है। अब जैसे ही जी आर पक्का हुआ तो फिर डिक्शनरी में ध्यान दो, जी आर के बाद किसका नंबर आएगा? ए का। तो जी आर ए, ए के बाद डब्बे हैं 2, तो एक को 2 तरीके से और एक को एक तरीके से भर सकते हैं, यानी कि ये 2 बनेंगे यहाँ। कौन कौन बने? एक तो बना GRAET और एक TE, एक ET बना एक TE बना। अब अगले में आओ, नेक्स्ट वाले में क्या आएगा? GRE, फ्रीज कर दो, ये तो चाहिए हमें। अब GRE A का ही नंबर, ये भी चाहिए, ये भी फ्रीज हो गया। और लास्ट वाला तो अपने आप बचा ही कौन है? लास्ट वाले को एक को हमेशा काउंट करेंगे, लास्ट पोजीशन पे ये बना। ये लास्ट वाला फ्रिज नहीं होगा, इसकी एक काउंटिंग होगी, ठीक है ना, क्योंकि ये बनाना है हमें। तो गिनो, 24 24 48 12 60 63 63rd, मतलब उस डिक्शनरी में 63rd पोजीशन पे ग्रेट आएगा। GREA कैसे आया? लिया ना, देखो GRE बना, तो उसके बाद में ये फ्रीज करते क्योंकि ग्रेट में GRE होता है। अब अगला जो वर्ड आएगा डिक्शनरी में वो ए से बनेगा, जैसे ए लिया, लेकिन वो भी तो चाहिए। नहीं नहीं, लास्ट वाले का एक काउंट करेंगे अगर ऐसा हो रहा तो। इसका एक काउंट तो वही हुआ ना कि GRE से बनने वाला एक ही बनने वाला है ना, तो वो यहां कर ले या यहां कर ले। नहीं समझेगा बात? भाई GREA, उसके बाद लेटर ही एक है, तो वो आप अगले स्टेप में काउंट कर लो, चाहे यहीं का यहीं काउंट कर लो, काउंट तो एक ही होना है वो। तो वो हमने लास्ट में टी लिख के यहाँ काउंट कर लिया। कहां पर? GRE, GRE, तो GREA ही बनेगा ना, वही लिखा मैंने। अरे कंफ्यूजन क्या है? GRE लिख लिया आपने, अब आपके पास दो लेटर्स ही है ना, या तो AT आएगा या तो TA आएगा, लेकिन आपको तो AT चाहिए ना, तो वही लिखा एक। TA तो चाहिए ही नहीं, नहीं तो ग्रेटा बन जाएगा। देखो वापस फिर सुनो,
सबसे पहले मैं इसको मिटा देता हूँ और इसी सवाल को हम वापस से डिस्कस करेंगे, फिर देखना। नहीं नहीं कोई बात नहीं। देखो सबसे पहले जो आपको एक वर्ड दिया गया होगा, वर्ड, उस वर्ड से टोटल उसके वर्ड, उस वर्ड के लेटर्स को लेकर टोटल कितने वर्ड्स बन सकते हैं। जैसे यहां पर हमें दिया है ग्रेट, GREAT, और इस वर्ड की हमें रैंक बतानी है। तो इसमें टोटल 5 हैं और 5 लेटर वर्ड बनाने हैं। तो आपको समझ में आ गया, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 120 टोटल वर्ड्स बनेंगे इस डिक्शनरी में। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। उस डिक्शनरी के अंदर जिसमें 120 वर्ड होंगे, उसमें एक वर्ड ये डिक्शनरी भी होगा, सॉरी ग्रेट भी होगा, होगा ना। तो वो ग्रेट जिस पोजीशन पे आएगा वो उसकी रैंक कहलाती है। ठीक, तो अब मुझे ये जानना है कि उस डिक्शनरी में ग्रेट कौन सी पोजीशन पे आएगा, बराबर। तो उसके लिए आप क्या करो, इस वर्ड के लेटर्स को सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करो। तो AEGR और T, समझ में आ गया। पहला स्टेप, उस वर्ड के लेटर्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करो। नाउ अब जब डिक्शनरी बनेगी तो पहले ए से बनेगी ना, डिक्शनरी ए से बनेगी ना। ये 5 ही लेटर है, इन्हीं को लेकर बनाना है डिक्शनरी। A to Z नहीं आना चाहिए माइंड में, केवल यही 5 लेटर है। तो जब ए से आप डिक्शनरी बनाओगे तो ये 4 बंदों को लेके 4 फैक्टोरियल तरीके से 4 गुना 3 गुना 1 ऐसे ही करोगे ना अरेंज, 24 तरीके से वो 4 बॉक्स बना के। यानी कि ए से बनने वाले टोटल 24 वर्ड्स बनेंगे। उसके बाद में ई से बनेंगे। ई से कितने बनेंगे, वही 1 2 3 4, 24 इसके हो गए, बराबर। उसके बाद जी से बनेगी डिक्शनरी। लेकिन जी तो हमें चाहिए, जैसे ही वो लेटर आए जो हमें चाहिए होता है वो फ्रीज करता रहो एक एक करके। जी बन गया पहला। अब जब जी को मैंने फ्रीज किया तो अगला जो वर्ड बनेगा वो जी ए से बनेगा। फिर डिक्शनरी में ए का नंबर आ गया ना। अब जी ए से जो बनेंगे, अब जी और ए को पकड़ के आगे जगह बन रही है 3, 3 ही बंदे हैं ना आगे। तो 3 2 1, तो कितना आया 6। जी ए के बाद में जी ई से बनेगा, जी ई में भी 6 आएगा। 3 2 1, समझा नहीं समझा, पक्का। जी ई के बाद में किसका नंबर आएगा, जी आर का। लेकिन जी आर तो फ्रीज करना पड़ेगा क्योंकि ग्रेड तो बनाना है। ये आ गया जी आर, जी आर बन गया। ठीक, अब जी आर के बाद में जी आर ए का नंबर आएगा डिक्शनरी के हिसाब से। तो जी आर ए लिया। जब जी आर ए लिया तो आगे दो बंदे थे, TEET, ऐसे ही था ना। तो इस प्लेस को दो तरीके से और इसको एक तरीके से भर सकते हैं। तो 2 इंटू 1 मतलब 2, समझे नहीं समझे। नेक्स्ट वाले में किसका नंबर है, GRE, लेकिन वो तो फ्रीज करना पड़ेगा क्योंकि मुझे तो ई चाहिए था साथ में, ये रहा। जब GRE बना तो अगले वर्ड में GRE का ही नंबर आएगा ना डिक्शनरी में, लेकिन वो भी चाहिए, फ्रीज कर दिया। लास्ट वर्ड जो है GREAT से ही बनेंगे, बनाना ही वही था, बस उसको लास्ट में 1 काउंट कर लो, बनाना ही वही था। तो टोटल ऐड कर देंगे तो 63 आ जाएगा। तो 63rd इज द रैंक ऑफ द वर्ड ग्रेट। मुझे समझ में आ गया होगा। जितने लोगों को समझ में आ गया वो रैंक की रैंक निकालो, वर्ड रैंक लो, उसकी रैंक निकालो डिक्शनरी बना के। उसमें क्या है, गजब बच्चे हैं भाई। नहीं नहीं सेम वाले आएंगे ही नहीं ना, अभी सेम वाला आप लोगों को सिखाया नहीं। जब लेटर सेम आएंगे ना, दो दो तीन तीन, वो भी अलग तरीके से रैंक निकलेगी उसके, लेकिन उसके लिए अभी थोड़ी और थ्योरी पढ़ना बाकी है हमें। डिक्शनरी तो ऐसे ही बनती है अश्विनी, पहले से ही। इसका क्या अल्टरनेट तरीका, डिक्शनरी तो बना नहीं सिखाया मैंने, कौन सा मैथ्स का कुछ नियम सिखाया तुझे। अभी तूने कोई डिक्शनरी ऐसे देखी है कभी कि ए के बाद में सी का नंबर आ गया, सी के बाद में ई का और फिर बाद में बी लिया हो, ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना। तो अब जो है ना, आप लोग को अगर ये सवाल समझ में आ गया तो रैंक जो वर्ड है इसके लेटर्स को लेकर डिक्शनरी बनाओ। सारे लेटर्स को लेके कितने वर्ड बनेंगे उसमें बताइए, 24।
अब 24 में रैंक भी तो कहीं ना कहीं लिखा आएगा ना, तो वो जिस पोजीशन पे आएगा वो रैंक की रैंक होगी। फोर्टीन तो नहीं है। गुड। तो एक और लिख ले गौरव, फिर तब तक वरुण लिख ले, वरुण। हाँ 20 सही है, अगर सही तरीके से निकाला होगा तो। केवल आंसर मत लिख के रखना। ये तो मिटा दूं, तो रैंक की मैं रैंक निकालूं कि तुम लोग कर रहे? 21 नहीं आएगा, 20 ही आना चाहिए। चलो चेक कर लेते हैं। देखो सबसे पहले तो ए आएगा, ए, के, एन और आर। ए, के, एन और आर बराबर है। टोटल 4 × 3 × 2 × 1 यानी कि 24 वर्ड्स बनने वाले हैं डिक्शनरी में, है कि नहीं? भाई टोटल तो जो है 24 बनेंगे ना। इस प्लेस को 4 तरीके से, इसको 3 तरीके से, इसको 2 तरीके से और इसको 1 तरीके से भर सकते हैं। तो टोटल जो है वो 24 वर्ड्स बनने वाले हैं, 24। उन 24 में रैंक जो बनेगा आर ए एन के, उसकी पोजीशन क्या होगी, ये है सवाल। सबसे पहले ए से बनेगी डिक्शनरी। ए से बनेगी तो 3 बॉक्स बने, 1 2 3। इस प्लेस को 3 तरीके से, इसको 2 तरीके से और इसको 1 तरीके से भर सकते हैं, यानी कि टोटल बने 6। एग्री? उसके बाद में के से बनेंगे, ये भी 6 बनेंगे। उसके बाद एन से बनेंगे, ये भी 6 बनेंगे। अब इसका नंबर आ गया आर का, तो आर को फ्रीज कर दो, क्योंकि रैंक तो हमें बनाना है। तो अभी आप में ये आर ए एन के चाहिए था, उसमें से आर फ्रीज हो गया। अगला जो वर्ड बनेगा वो आर ए से बनेगा, लेकिन वो भी चाहिए था, तो ये भी फ्रीज हो गया। फिर नेक्स्ट में आर ए के का नंबर आएगा, पहले के का, आर ए के डिक्शनरी में एन नहीं आता, पहले के आता। तो आर ए के से बनने वाला केवल यहाँ पर एक ही वर्ड बनेगा, क्योंकि यहाँ एन आएगा, तो वो एक ही होगा, और तो कोई बनेगा ही नहीं। अगले वाले में आर ए एन और के ही बनने वाला है, तो ये भी एक ही होने वाला है। मतलब आप समझ रहे ना, मैंने आर ए एन लिखा तो मैंने उसको फ्रीज किया, और अगला जो वर्ड बना वो आर ए एन के ही बन रहा है, जो मुझे चाहिए था, तो उसका एक हो गया, तो टोटल हो गया 20। तो 20th पोजीशन होगी रैंक की, रैंक इन द डिक्शनरी। वरुण की बताओ। ये रहा आपके सामने वर्ड, वरुण की रैंक बताओ। यस, 100 करेक्ट है। मिटाऊं इसको? 100 आएगा भाई आंसर। देखो VARUN, तो अगर इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करें तो पहले ए आएगा, ए के बाद में एन आएगा, फिर आर आएगा, फिर यू आएगा, फिर वी आएगा, राइट?
तो सबसे पहले जब डिक्शनरी बनाना शुरू करेंगे हम, ए से बनेंगे, ए से बनेगा 4 फैक्टोरियल। श्वेता आंसर क्यों नहीं आ रहे? अच्छा, तो श्वेता में कोई लेटर रिपीट नहीं होता? हाँ, तो वो भी सब लोग करेंगे इसके बाद। तो ए से 24 बने, उसके बाद एन से भी 24 बनेंगे, एन से भी 24। ये फैक्टोरियल का मीनिंग तो सब लोग समझते हैं ना, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसके लिए बोला था लेक्चर देख के रखना था, फायदा है भाई। हर बार 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लेके सीधा 4 फैक्टोरियल लिख सकते। अच्छा, उसके बाद आर का नंबर आया, आर में क्या आया? 24। जिन बच्चों ने फैक्टोरियल के बारे में अभी नहीं पढ़ा, वो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, वो बॉक्स बना के, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एक ही मीनिंग है। और उसके बाद में यू का नंबर आया, यू में भी 4 फैक्टोरियल मतलब 24। अब वी का नंबर आया तो वो तो चाहिए, इसलिए इसको फ्रीज कर दिया, वी बन गया। अब डिक्शनरी चालू हुई वी ए से, वो भी फ्रीज कर दिया, ये भी फ्रीज हो गया। वी ए के बाद में किसका नंबर आया? वी ए एन का। तो इसे दो तरीके से भर सकते हैं। 2 आया, वी ए एन, वी ए एन के बाद में वी ए आर का ही नंबर आएगा, तो ये फ्रीज हो गया। उसके बाद में वी ए आर एन, ए कैसे आएगा? ए तो पहले ही है ना, ए की तो है, दो बार ए कहां से आएगा? जब वी ए आर हमने ले लिया तो अभी नंबर एन का आ रहा है ना, तो वी ए एन से बनेगा, वी ए एन से। तो एक ही बंदा है, यू आएगा बस खाली यहाँ पर, तो एक ही बना। उसके बाद में वी ए आर यू आएगा, वो फ्रीज हो गया। और लास्ट में वी ए आर यू एन, ये 1। तो टोटल देखो 100 हो रहा है कि नहीं? तो 100th पोजीशन है, ठीक है। चलो भाई, श्वेता की भी रैंक निकालो। एस एच डब्ल्यू ई टी ए करो, फिर गणेश जी का निकालेंगे। अरे फिर आंसर मैच नहीं कर पाएंगे ना, सब अपने अपने नाम का निकालेंगे तो सब सही सही मान लो। तो फिर अगला सवाल लिखो, घर पे निकालना अपने अपने नाम की रैंक सब लोग। हाँ, नहीं, जिसके लेटर रिपीट हो रहे हैं ना, तो लेटर्स रिपीट करने वाले बच्चों को 3 दिन वेट करना पड़ेगा, 4 दिन, उनका तब आएगा, उनमें अभी टाइम है। ओके, चलिए दूसरा सवाल लिखिए, बहुत बढ़िया सवाल है। हाउ मैनी, लिखिए सेम डिक्शनरी जैसा ही, हाउ मैनी 6 digit numbers can be formed? How many 6 digit numbers? How many 6 digit numbers? 6 digit numbers can be formed? Can be formed using? Can be formed using the digits? Using the digits 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Repetition of digits is not allowed, ठीक है। अब इसमें also find first question, the number on 420th position, the number on 420th position, 510th position, 100th position, और कोई भी नंबर ले सकते हो अपनी मर्जी से, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे भी याद नहीं है कि इसका आंसर क्या आएगा, बट तरीका समझ में आना चाहिए। कुछ भी, टोटल जो है 720 बनेंगे, तो उनमें से बीच का भी कोई नंबर पूछा जा सकता है कि किस पोजीशन पे आएगा, या उस पोजीशन का नंबर बताओ, ठीक है। और दूसरा सवाल जो हमने अभी अभी किया, जो डिक्शनरी बनाने में किया, व्हाट विल बी द पोजीशन,
what will be the position of the number 1 2 4 6 5 3 4 5 6 3 2 1 5 4 6 2 3 1। ऐसा ये भी एक सवाल हो सकता है। मतलब टोटल 6 सवाल है ये, समझ में आया? मतलब ये पूरी तरीके से डिक्शनरी वाले ही हैं सवाल। पहले डिक्शनरी बनी थी जो लेटर्स को लेके बनी, अब डिक्शनरी बनानी है डिजिट्स को लेके। देखो कितने सिमिलरिटी है। आप एक डिक्शनरी बनाते हैं जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 से बनने वाले 6 डिजिट के सारे नंबर हैं। तो आपने क्या किया, ये 6 बॉक्स बनाए 1 2 3 4 5 6। इस प्लेस को आप 6 तरीके से भर सकते हैं, इसको 5 से, इसको 4 से, इसको 3 से, इसको 2 से और इसको 1 से। तो टोटल 720 आ गया है। यानी कि टोटल 6 डिजिट के जो नंबर्स बनेंगे वो 720 बनेंगे। यानी कि जो डिक्शनरी बनी उस डिक्शनरी में टोटल 720 नंबर है 6 डिजिट के। उन डिक्शनरी में जो पहला नंबर है वो है 1 2 3 4 5 6, ये पहला नंबर है। और जो 720वां नंबर है वो है 6 5 4 3 2 1, ये 720वां नंबर है। अब इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑन 420th पोजीशन, 510th पोजीशन, 100th पोजीशन। यानी कि बीच में 420वीं पोजीशन पे एक नंबर आया होगा, 510 पे कोई आया होगा, 100th पोजीशन पे कोई आया होगा, वो कौन होगा? समझे? और दूसरा सवाल, फिर नंबर ही दे दिया आपको, ये नंबर है, इनकी पोजीशन क्या होगी इन 720 में। तो ये बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन जो है वो डिक्शनरी जैसा ही है। तो आज आप लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के बारे में सोचेंगे घर पे आराम से, और हम कल की क्लास यहाँ से डिस्कशन में कंटिन्यू करेंगे। आपका जो कल का होमवर्क है वो एनसीईआरटी की पहली 2 एक्सरसाइज हैं, 7.1 एंड कंप्लीट। ओके, आज का कार्यक्रम समाप्त। थैंक यू।